दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में आयोजित बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में किया आह्वान। कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधार स्तंभ है पंचायतें, सामूहिकता के साथ काम करने से बढ़ती है ताकत। जलवायु परिवर्तन, सूक्ष्मजीवी एवं पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियां पर अनुसंधान एवं विकास प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा, उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने की है जरूरत। आर्सेनिक के कृषि पर दुष्प्रभावों के समाधान की दिशा में हल ढूंढने पर भी दिया जोर। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि व उद्यान विभाग की समीक्षा। कहा, राज्य का दूसरा श्री अन्न महोत्सव अक्टूबर माह में हल्द्वानी में होगा आयोजित। जोशी ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्टूबर में रूप गार्डनिंग योजना का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष पुष्पिंदर वोहरा ने बृहस्पतिवार को मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच किया लॉन्च। कहा, ऐप बाढ़ पूर्व अनुमान की सटीक और समय पर जानकारी कराएगा उपलब्ध। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप के से बाढ़ की वास्तविक स्थिति और 7 दिनों तक के पूर्व अनुमान की मिलेगी जानकारी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही हम जन समर्थन अधिक से अधिक हासिल करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे, तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना को बड़ा समारोह करके आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे 30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। हमारी जो समाज व्यवस्था रही है पुरानी, उसमें कुछ कमी आई है, बुराई आई है, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन समाज को बनाने और चलाने में कुछ व्यवस्थाएं बहुत काम कर रही है। आपने देखा होगा, हर गांव में सोनार होगा, हर गांव में लोहार होगा, हर गांव में कुम्हार होगा, हर गांव में नाई होगा। यानी कुछ ऐसे काम है जिसको करने वाले लोग हर गांव में मिलेंगे। हमने सोचा है कि उनको एक नई ताकत दें। 13-15 हजार करोड़ रुपए का एक बजट बनाया, अभी एक प्रारंभिक बजट है। उनको कुछ आर्थिक मदद करें, उनको आधुनिक नए नए मशीन दें, टूल दें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें और वे बहुत तेजी से आगे बढ़े और शक्तिशाली बने। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के तहत कराए जाने वाले निर्माण कार्यों पर कहा कि ये ऐसे निर्माण कार्य होने चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले, उनके काम आए। आप तय कीजिए कि मनरेगा का पैसा कुछ न कुछ निर्माण कार्य के लिए लगना चाहिए, चाहे वो तालाब के लिए हो, चाहे गांव की सड़क बन रही है तो उसका अर्थवर्क करने के लिए हो, चाहे पौधा लगाने का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो। जिसको रोजगार की जरूरत है, रोजगार तो देना है, हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वो पैसों से कुछ न कुछ निर्माण कार्य होना चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ समूह केंद्र में 4 करोड़वें पौधे का रोपण किया। अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान 12 जुलाई 2020 को गृह मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। और CSIR NBRI यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रयोगशाला समारोह में गुरुवार को जलवायु परिवर्तन, सूक्ष्मजीवी एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही उपस्थित रहे। शाही ने कहा कि देश में आज उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों को ही बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि उत्तर प्रदेश की कृषि एवं वानिकी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से समाधान तलाश किए जाने की दिशा में प्रयास करें। उन्होंने प्रदेश में आर्सेनिक के कृषि पर दुष्प्रभावों के समाधान की दिशा में हल ढूंढने के लिए भी जोर दिया। पुष्प कृषि एवं फूलों के भंडारण की दिशा में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने संस्थान के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर संस्थान द्वारा 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें पहला कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संस्थान द्वारा विकसित माइक्रोबियल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर, दूसरा मैसर्स एग्रीफोर्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ देश के किसानों तथा संस्थान की प्रौद्योगिकियों के पहुंचने के लिए, और तीसरा उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ साझा कार्य करने के लिए है। अगली खबर हल्द्वानी से। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि व उद्यान विभाग की समीक्षा की। जोशी ने कहा कि श्री अन्न महोत्सव 14-15 अक्टूबर को हल्द्वानी में किया जाएगा। इस बाबत कृषि और उद्यान विभाग के महानिदेशक को कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का पहला मिलेट महोत्सव देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री सहित कई राज्यों के मंत्रीगणों ने प्रतिभाग किया। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य का दूसरा श्री अन्न महोत्सव अक्टूबर माह में हल्द्वानी में आयोजित होगा। उन्होंने GI सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। अक्टूबर के प्रथम माह में रूफ गार्डनिंग योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उन्होंने इसके लिए भी आवश्यक तैयारियों के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने हॉर्टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 93 राजकीय उद्यानों की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने को कहा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्यानिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में उद्यान को कार्य करना चाहिए। केंद्रीय जल आयोग ने नई दिल्ली में फ्लड वॉच ऐप जारी किया है, जिसके जरिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कभी भी कहीं भी बाढ़ की स्थिति से जुड़ी सूचना प्राप्त हो सकेगी। इस पर और जानकारी के लिए CWUC के अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। CWC ने एक फ्लड वॉच करके एक ऐप लॉन्च किया है। क्या किस तरीके से काम करेगा सर ये, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जो CWC के चेयरमैन हैं वो सब मौजूद हैं। सर किस तरीके से ये काम करने वाला है? ये ऐप हमने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग आउटरीच करना चाहते थे बहुत पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक को एक बहुत सिंपल ऐप चाहिए होती है, उनको जो जानकारी चाहिए एक क्लिक पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस तरह की ऐप जनरेट की है कि अगर आपको सिर्फ अपने नियरेस्ट हमारी साइट है, अगर सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक क्लिक करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप जहाँ भी खड़े हैं, यहाँ पे हैं, शिमला में हैं, दिल्ली में हैं, कानपुर में हैं, पटना में हैं, कहीं भी हैं आप इंडिया में, तो आप उस ऐप वो GPS से लोकेट करेगा आपकी लोकेशन अपने आप, और अपने आप ही आपको नियरेस्ट लोकेशन का जो है डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो हुई बहुत सिंपल वाली बात। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है पूरे स्टेट की जानकारी चाहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की, अपने घर परिवार जहाँ पे हैं वहाँ की जानकारी देखना चाहते हैं, या किसी और पर्टिकुलर रिवर बेसिन में ऊपर और नीचे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव जो है हमने इन्फॉर्मेशन एक दूसरा बटन एक रखा है, ताकि वो लोग जो है जो थोड़ा और जानकारी गहन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो उसमें हमें आज की डेट में एक दिन की जो हमारी स्टिक इन्फॉर्मेशन है, एक दिन का जो हम फ्लड फोरकास्ट करते हैं, उसके अलावा 7 दिन तक का हम लोग एडवांस्ड
फ्लड फोरकास्टिंग इसमें हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो 7 दिन तक की एक हम एडवाइजरी इशू करते हैं कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। सर ये डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, किस तरीके से होगा, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? वो हमारी जो सेंटर्स हैं, 32 सेंटर्स हैं हमारे जो रीजनल बेसिस पे हैं, वो लोग कंटिन्यूसली डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या जो भी आपदा से रिलेटेड वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, उनको लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सेंट्रल हेडक्वार्टर में ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। 2 बुलेटिन हम रोज़ इशू करते हैं। कंट्री की सिचुएशन देता है, जिसमें एक कंट्री की आज की स्थिति बताता है, एक 7 दिन की स्थिति बताता है। तो ये हम लोग NDRF, NDMA, इन सब ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, बहुत बड़ा ग्रुप है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में ये जानकारी जाती है। तो ये कम्प्लीटली ये सिस्टम इस ऑटोमेटेड है। जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, क्या उनकी भी डिटेल्स में रहेंगी? जी, इसमें फ्लड प्रोन एरिया के लिए हम लोग एक बहुत ही शीघ्र एक जानकारी की किताब लेके आ रहे हैं, बिकॉज फ्लड प्रोन एरिया जो है एक असेसमेंट बेस्ड टूल है। अभी ये आपने कहा कि एंड्रॉयड पे ये डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश में है, तो और लैंग्वेज में भी आए? इसको एक्सटेंड करेंगे हम, देखते हैं इसकी डिमांड। अभी हमें ऐसा लगा कि इंग्लिश और हिंदी कोई ना कोई भाषा, ये तो कहीं ना कहीं इंग्लिश समझता है थोड़ी बहुत, और इसलिए हमने अभी इसको किया है। प्लस ये आपको ऑडियो भी है, लेकिन इसके साथ ये प्रिंट भी है, इसके ऊपर प्रिंट भी आ रहा है, ऑडियो दोनों आ रही है। तो ये थे CWC के चेयरमैन, जिनका कहना था कि जो बाढ़ की जो चेतावनी है उसमें ये काफ़ी कारगर साबित होगा और जो जानमाल का जो नुकसान है उसको भी बचाया जा सके। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। पूरी दुनिया भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मानती है। इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। RBI अब इसी डिजिटल इंफ्रा का इस्तेमाल किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन देने में करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि किसानों को 10 मिनटों में KCC लोन उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगा। अगर आप एक किसान हैं और आपके पास आधार कार्ड और लैंड रिकॉर्ड का डेटा है, तो आने वाले दिनों में आपको KCC लोन मिलने में 5 से 10 मिनट का ही समय लगने वाला है। RBI इनोवेशन हब ने किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के पायलट की शुरुआत कर दी है। तकरीबन 2 साल पहले गवर्नर साहब ने खुद सोचा कि हमारे देश में आधार बना, UPI बना, इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो क्या हम इसी की सहायता से 100 करोड़ लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी उद्देश्य से गवर्नर साहब और RBI ने एक भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसका मिशन है फ्रिक्शनलेस फाइनेंस फॉर अ बिलियन इंडियंस। इस प्रक्रिया में बैंकों के साथ बनाया गया सॉफ्टवेयर किसानों के खेत का डेटा और फसल के आधार पर लोन की रकम अपने आप तय कर लेता है और किसान को उचित लोन की रकम का विकल्प दिया जाता है। किसान की अनुमति मिलने के बाद बैंक तुरंत इस लोन को सैंक्शन करके लाभार्थी के खाते में डाल देता है। RBI इनोवेशन हब के पायलट की इस पूरी प्रक्रिया में 6 से 10 मिनटों का ही वक्त लगता है। RBI की कोशिश है कि किसानों को दी जाने वाली लोन सुविधाओं में तकनीक के इस्तेमाल के माध्यम से लोन लेने के लिए होने वाले खर्चे में कमी की जाए। इंडिया डिजिटल हुआ है, बट हमारे बैंक भाइयों ने उसको उतना डिजिटल नहीं किया किसान के लिए। तो उसी हमने सोचा कि 4 से 6 हफ्ता लगता था किसान को, उसको 4 से 5 विजिट करना पड़ता था बैंक ब्रांच। तो अब हमने सारा प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटल करवा दिया है, ताकि उनको परेशानी और कठिनाई कम हो और देश के 100 करोड़ भारतीयों को लोन आसानी से मिल सके। RBI की कोशिश है कि 12 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों और 8 करोड़ दुग्ध पालकों को ये सुविधा दी जाएगी। फिलहाल 6 बैंकों के साथ 5 राज्यों में पायलट के अलग अलग मॉडल्स पर कार्य जारी है। पायलट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल पशुपालकों को लोन देने के लिए भी किया जाएगा। आधार कार्ड, किसानों के लैंड रिकॉर्ड, KCC का डेटा मैच कराने की तैयारी की जा रही है। RBI ब्लॉकचेन तकनीक, वेब 3.0 जैसी नई उभरती तकनीकों के जरिए किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पायलट सफल होने के बाद इस सुविधा की शुरुआत बड़े पैमाने पर कर दी जाएगी। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के इलाकों में स्वच्छता अभियान के तहत गांवों में शेड बनाए जा रहे हैं, ताकि गांव के कचरे को सही तरह से निस्तारण किया जा सके और साथ ही गांवों को साफ सुथरा और बीमारियों से रहित बनाया जा रहा है। गांव के लोग इस अभियान की सराहना कर रहे हैं। पंचायत में ये मैंने सबसे पहले ब्लॉक में सबसे पहले ये शेड बनवाया है। इसका फायदा ये है कि पंचायत में काफ़ी साफ सफाई होगी, साथ में ही पंचायत में कुछ 2 आदमी को रोजगार मिलेगा और हमारी भी पंचायत बिल्कुल खूबसूरत साफ सुथरी बनेगी।
सरकार का बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी यूटी गवर्नमेंट ने, कि जो पंचायतों को भी काफ़ी जो है ये स्कीम्स में ला रही हैं। जो स्वच्छ भारत का स्कीम है, इसमें जो शेड्स बनाए हैं जो है हर एक पंचायत में बन रहा है, लेकिन मेरी पंचायत में ब्लॉक में सबसे पहले बना है। और इससे ये फायदा होगा कि साफ सुथरी रहेगी पंचायत, बीमारियों से निजात मिलेगा। जानवर जो मर जाते थे प्लास्टिक बॉटल वगैरह खाने से, उसका फ़ायदा होगा। ज़मीन का खेती का फ़ायदा होगा, जो कि प्लास्टिक वगैरह खेती में चली जाती है तो उससे खेती में नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश रुकने के कारण अब हालात बेहतर हो रहे हैं। पूरे देश में भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित कांगड़ा और मंडी में राहत और बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। राज्य में इस पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक कुल 328 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 1 सप्ताह में हुई बारिश से 72 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत और बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के घरों के इर्द गिर्द भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए रिटेंशन वॉल का निर्माण विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत करने का निर्णय लिया गया है, जो अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। उधर कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर बाढ़ में फंसे 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। और हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद से हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। अभी 13 से 15 अगस्त तक मंडी ज़िले में हुई भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मंडी ज़िले में 267 लोगों के आशियाने पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और इतनी ही सड़कें भी बंद हैं। इससे अभी तक 31 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं अगर तबाही की बात करें तो मंडी शहर भी इससे अछूता नहीं है। मंडी शहर की सबसे प्रसिद्ध टारना पहाड़ी अब धंसने के कगार पर पहुंच गई है। इस पहाड़ी पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है और उसके नीचे की तरफ रहने वाले लोगों को भी अपने घर खाली करने के लिए कहा गया है। मंडी जिला प्रशासन लोगों के रहने की व्यवस्था तो, लेकिन प्रभावितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए के बुनियादी ढांचे को यहाँ नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद भाखड़ा और पौंग बांध से पानी छोड़ने के कारण पंजाब के 5 जिले होशियारपुर, रूपनगर, गुरदासपुर, कपूरथला और फिरोजपुर फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गुरदासपुर और होशियारपुर में हालात ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ कई गांव व्यास नदी के पानी में डूब गए हैं। यहाँ बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ को उतारना पड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। कई जगहों पर नदी का रुख बदल गया है। होशियारपुर के गांव बेला, ठाकरा और मंड सनूर में कच्चे बांध टूटने से पानी गांवों में घुस गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर जिले में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का निरीक्षण किया। उधर स्थानीय प्रशासन भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। जालंधर के हल्का शाहकोट के गांव थुमवाल में सतलुज नदी के बांध की मिट्टी की जिससे पानी गांव के अंदर घुस गया। इसके फौरन बाद ही ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने बांध को मजबूत करने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां लगाईं। फिलहाल अभी ज्यादा नुकसान की जानकारी नहीं आई है, लेकिन सतलुज नदी के पानी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। और आइए अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर में मंडियों का भाव। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। गोलूवाला मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट, काला पीपल और अलीगढ़ मंडी में भाव नरम रहे। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 16 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5025 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 25 रुपए टूटकर 5000 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 16 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5285 रुपए। 17 अगस्त को इसके भाव में 115 रुपए की गिरावट आई और भाव 5170 रुपए पर आ गया।
राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 अगस्त को सरसों का भाव था 5,167 रुपए। 17 अगस्त को इसके सौदे 41 रुपए उछलकर 5,208 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों के भाव की बात करें तो 16 अगस्त को यहाँ सरसों का भाव रहा 5,460 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 10 रुपए टूटकर 5,450 रुपए पर आ गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब कुछ मंडियों में टमाटर के भाव नरम होते दिख रहे हैं। 17 अगस्त को टमाटर के भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में नरमी दर्ज की गई। साथ ही कुछ मंडियों में टमाटर के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। की राजकोट मंडी में टमाटर के भाव में 700 रुपए की कमजोरी रही। 16 अगस्त को यहां टमाटर का भाव रहा 6,300 रुपए, जबकि 17 अगस्त को यहां भाव 5,600 रुपए हो गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 16 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 1,500 रुपए टूटकर 6,000 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भी टमाटर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 17 अगस्त को इसका भाव 1,500 रुपए टूटकर 6,500 रुपए से 5,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की लखनऊ मंडी में इस दौरान टमाटर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 16 और 17 अगस्त को टमाटर 6,600 रुपए पर बिका। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद
पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह, उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्नाटक के बेंगलुरु में देश के पहले 3D प्रिंट डाकघर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई नई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। जम्मू कश्मीर में सोपोर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 8 राउंड पिस्तौल और हथगोले बरामद किए गए हैं। FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। जम्मू के ADGP मुकेश सिंह ने बताया कि 11 दिन तक चलने वाली बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मुकेश सिंह ने सभी यात्रियों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली भाजपा ने उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के खिलाफ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। भाजपा ने इस पत्र में विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच संबंधों की CBI जांच की मांग की है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जून 2023 में 20.27 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। जून माह में करीब 24,298 नए प्रतिष्ठानों को भी पंजीकृत किया गया है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। RBI ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम पेश किया है। इस पहल का मकसद लोगों को बिना दावे वाली राशि के बारे में पता लगाने और उसका दावा करने में मदद करना है। देश में निवेश गतिविधियों में तेजी आ रही है और पूंजी निवेश चालू वित्त वर्ष में 80% से अधिक बढ़कर 1.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। RBI के बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख में ये कहा गया है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कितने लोग? कुछ 400 से 500 लोग हैं। सदर पार्टी आपको पर्याप्त लोग, हथियार और संसाधन मुहैया करवाएगी। इन लोगों का नेता कौन है? एक छोटा लड़का है सर। क्या उम्र होगी उसकी? ज्यादा से ज्यादा 18 साल।